हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एप्लीकेशंस ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हम स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आयरन और कॉपर का डिटेल में स्टडी किया है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड और इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो हम जो है पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज़ डन यूजिंग कोक। तो आप यहाँ पर देखिए, दिस कार्बन इज़ नथिंग बट अ कोक एंड द टेम्परेचर इन दिस केस इज़ हायर देन दैट यूज्ड इन कॉपर। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के अंदर या कॉपर के रिडक्शन में जितना टेम्परेचर यूज़ हुआ था उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो है यूज़ करेंगे। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग द ऑक्साइड इज़ मेड इनटू ब्रिकेट्स विथ कोक एंड क्ले। तो कोक और क्ले मिलाकर ऑक्साइड के अंदर जो है मिक्स करके उसके ब्रिकेट्स बनाए जाए और उसका जो है रिडक्शन कीजिए हायर टेम्परेचर पर। तो ये क्या करेगा, दिस कार्बन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड एंड कन्वर्ट दिस जिंक ऑक्साइड इनटू जिंक और यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। और यहाँ पर जो मेटल बन रही है दिस मेटल डिस्टिल्स आउट एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। तो ये मेटल जो है डिस्टिल होगी, इसको जो है डिस्टिल करने के बाद जो इसकी रैपिड चिलिंग रैपिड कूलिंग के ज़रिए से आप इसको जो है फॉर्म कर सकते हो। तो ये सिंपल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड है। अब एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से पहले हम एक टॉपिक यहाँ पर जो स्टडी करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी और वही चीज़ को हम जो है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर जो यूज़ करेंगे। तो पहले हम उस प्रिंसिपल को जो है स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अभी तक जितने भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हमने जो स्टडी किया है उसके अंदर हमने जो है हीट जो है यूज़ किया था। तो जैसा कि हमको मालूम है कि द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू पायरोमेटलर्जी। तो ध्यान रखिए, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स इसको हमने कहाँ अप्लाई किया, पायरोमेटलर्जी पर। पायरो कहते हैं हीट को, पायरोस मीन्स हीट। तो हमने अब तक के जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया है वो यूजिंग हीट जो है किया, जैसे कि आयरन को हमने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, कॉपर को हमने रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर और इसी तरह से जो है जिंक ऑक्साइड का जो है रिडक्शन कोक के ज़रिए से हमने किया बाय हीटिंग। तो इसके अंदर हमने जो है कुछ थर्मोडायनेमिक्स के जो है प्रिंसिपल्स यूज़ किया, जैसा कि एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो दीज आर दी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो ये पायरोमेटलर्जी के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिमिलर प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। इसी तरह के जो है प्रिंसिपल जो है सोल्यूशंस जो है आयंस के अंदर जो है जो होते हैं सोल्यूशंस के अंदर जो आयंस होते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ जो है मोल्टन स्टेट के अंदर जो है इन प्रिंसिपल को जो है आप अप्लाई कर सकते हो एंड दे आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और बाय एडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल जो है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से आप इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है, तो वो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखना है कि such methods are based on the electrochemical principles which could be understood by the expression of standard Gibbs free energy change with the electrode potential of the redox couple। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर ये रिलेशनशिप जो है स्टडी किया था और वो रिलेशनशिप है डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0। तो यहाँ पर जो है डेल्टा G0 जो है दिस इज़ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। चूँकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है कैथोड और एनोड पर। यहाँ पर जो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, व्हाटएवर। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन ये दोनों नंबर जो है सेम होते हैं। दैट मीन्स
whatever the number of electrons lost during the oxidation, the same number of electrons are gained during the reduction reaction. तो ये नंबर जो है सेम होता है. तो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. E0 इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेडॉक्स कपल. तो जो हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो रेडॉक्स कपल जो बनेगा उसका जो है से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. एंड F इज़ द फेराडेस कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन के ज़रिए से हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ख़ास बात जो है ध्यान रखिए कि मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज निगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ध्यान से सुनिए, मोर रिएक्टिव मेटल्स, इनमें क्या चीज़ होती है? दीज मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज निगेटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हम यहाँ लिखेंगे लार्ज निगेटिव E0 वैल्यूज़. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज निगेटिव E0 वैल्यूज़, देयरफॉर देयर रिडक्शन इज़ डिफ़िकल्ट. इस वजह से जो है इन मेटल्स का, जो कि मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका रिडक्शन जो है एक जो है डिफ़िकल्ट टास्क होता है. तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए कि हमको करना क्या है. इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 E0 वैल्यूज़ करस्पॉन्ड्स टू अ पॉजिटिव E0 एंड कंसिक्वेंटली निगेटिव डेल्टा G0, जैसा कि आपको यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के अंदर दिख रहा है. फिर से सुनो, if the difference of 2 E0 values corresponds to positive E0 and consequently negative delta G0, then the less reactive metals will come out of the solution. तो ध्यान से सुनिए, less reactive metals comes out ऑफ द सोल्यूशन. हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर दो E0 वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है करस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव E0 होगा और उसी की जो है कंसिक्वेंटली डेल्टा G0 की वैल्यू जो है अगर ये निगेटिव बनती है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो उस वक्त क्या होगा कि लेस रिएक्टिव मेटल जो है ये सोल्यूशन से जो है बाहर आएगी और इसी तरह से मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू द सोल्यूशन. More reactive metals will go into the solution. ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस कीजिए. ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखें तो एक रिएक्शन हमारे सामने आती है तो उस पर से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हैं. तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि Cu2 प्लस एक्वियस को आप Fe सॉलिड के साथ जो है मिक्स कीजिए. Cu2 प्लस एक्वियस प्लस Fe सॉलिड, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन मिलेगी Cu सॉलिड प्लस Fe2 प्लस एक्वियस. तो आप यहाँ पर देखिए लेस रिएक्टिव मेटल कम्स आउट ऑफ द सोल्यूशन. तो आप यहाँ पर देखिए कॉपर कंपेयर टू आयरन ये लेस रिएक्टिव है. तो यहाँ पर देखिए एक्वियस हम जो है बता रहे हैं ये सोल्यूशन के अंदर है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल जो है सोल्यूशन से बाहर आएगी और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सॉलिड फॉर्म में है. और आयरन जो है यहाँ पर जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये जो है कहाँ चली जाएगी? सोल्यूशन के अंदर. तो इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयन इट विल गो इनटू द सोल्यूशन. तो ये दो लाइंस जो आपको दिख रही है, ये दो लाइंस में जो है यहाँ पर इस इक्वेशन के ज़रिए से आप इसको बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो. तो कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है, आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है. तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है सोल्यूशन से निकल कर जो है ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गई और ये मोर रिएक्टिव मेटल जो है ये सोल्यूशन के अंदर चली गई. तो ये बात जो है यहाँ पर इस एग्जांपल से हम जो बहुत आसानी से समझ सकते हैं. तो इन सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस द Mn+ आयंस आर डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको आप जो कैथोड कहोगे, एंड डिपॉजिटेड देयर. तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो मेटल आयंस होते हैं ये कहाँ जाएंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाके जो डिपॉजिट होंगे, जिसको हम यहाँ पे कैथोड का नाम दे रहे हैं. और इसी तरह से precautions are taken considering the reactivity of the metal produced at suitable materials are used
एज इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें कि वो जाकर जो मेटल उसके ऊपर जो डिपॉजिट हो और उन मेटल के अंदर और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है उसमें किसी तरह का कोई जो है केमिकल रिएक्शन ना हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको जो है ख़ास तौर से लेना पड़ेगा। तो प्रिकॉशंस आर टेकन कंसिडरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल प्रोड्यूस्ड and suitable materials are used as electrodes, and sometimes a flux is added for making the molten mass more conducting। तो मोल्टन मास जो होता है उसको और ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल बनाने के लिए कुछ फ्लक्स जो है उसके अंदर जो ऐड करते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से उस मोल्टन मास की जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इस चीज़ को जो है हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के ज़रिए से जो है समझ सकते हैं। तो लेट अस सी द लास्ट मेटल दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जिसको हम जो है सिंपली एल्यूमिना जो है कह सकते हैं, वहाँ से हम उसको जो है किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्थ मेटल है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जो है किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के ज़रिए से इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्यूरिफाइड एल्यूमिना इज़ मिक्सड विद Na3AlF6 जिसको आप क्रायोलाइट कहोगे या फिर कैल्शियम CaF3। तो यहाँ पर जो दो मटेरियल्स हैं Na3AlF6 इट इज़ कॉल्ड एज क्रायोलाइट या फिर CaF3 कैल्शियम फ्लोराइड जो है यहाँ पर हम मोल्टन मास के अंदर जो है मिक्स करते हैं, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड इट कैरीज आउट द कंडक्टिविटी, इट ब्रिंग्स द कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्टन मास। जैसा कि अभी हमने बताया कि फ्लक्स ऐड करने की वजह से क्या होगा कि उस मोल्टन मास की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है क्रायोलाइट जिसको हम Na3AlF6 कह रहे हैं या फिर CaF3 जो है यहाँ पे हम इसको जो है मिक्स करेंगे। तो मोल्टन मास में इसको मिक्स करने की वजह से क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर को जो है क्या करता है, कम करता है और साथ ही साथ जो है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड और इसके अंदर क्या होगा कि स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज अ कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है किस तरह से बनेगा। तो देखिए बुक के अंदर भी जो है ये डायग्राम बना हुआ है, मैं सिंप्लीफाइड मैनर में जो है आपको ये डायग्राम बताता हूँ। तो इसमें जो है किस तरह से आप उसको जो है समझ सकते हो। तो लेट अस सी, इस तरह से जो है एक स्टील वेसल होता है जिसके अंदर जो है कार्बन की लाइनिंग होगी इस तरह से, यहाँ पर जो है एक ओपनिंग होगी लाइक दिस, ठीक। और इसको जो है आप यहाँ पर जो है टर्मिनस कंसीडर कीजिए, निगेटिव टर्मिनस, और इसको एक्सटर्नल सर्किट से जो है कनेक्ट कीजिए। तो ये जो स्टील वेसल जो होगा आप इसको जो है कैथोड कहिए, दिस स्टील वेसल इज कैथोड, स्टील वेसल जिसके अंदर जो है आपको लाइनिंग ऑफ द कार्बन आपको मिलेगी, ठीक है। ये समझ लीजिए, बुक के अंदर आप देखिए ओपन करके रखिए, वहाँ पे डायग्राम समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड जो है मैनर में इसको जो है बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रेफाइट जो है हम यहाँ पर एनोड के तौर पर जो है यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो है क्लैंप होता है जिसको आप जो सिंपली कॉपर क्लैंप कहिए, दिस इज़ कॉपर क्लैंप। और इसके साथ में जो है बहुत सारी जो है ग्रेफाइट रॉड्स जो है लगी होती है, लाइक दिस। इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। थोड़ी सी जगह यहाँ पे हम बना देते हैं, क्यों बना रहे मैं आपको बताता हूँ अभी। और इसको आप जो है यहाँ पर इस कॉपर क्लैंप के साथ में जो आपने ग्रेफाइट रॉड्स जो है लगाया है, इसको आप जो है नाम दीजिए एनोड का।
तो ये पॉजिटिव टर्मिनस एंड दिस इज एनोड, और इसको आप नाम दीजिए ग्रेफाइट रॉड्स। ये सब के सब जो है ग्रेफाइट रॉड्स है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है क्या कीजिए, मोल्टन एल्यूमिना प्लस सोडियम Na3Al(F6) इसके अंदर जो है आप पूरा फिल कर दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको पूरा फिल कर देता हूँ लाइक दिस। आप जो है बुक में डायग्राम देखिए, बहुत आसानी से समझ लोगे। तो यहाँ पर जो है आप इसको लिखिए, दिस इज़ मिक्सचर ऑफ Al2O3 प्लस Na3Al(F6)। ये आपने जो है मिक्सचर ले लिया। अब उसके बाद जो है आप देखोगे कि यहाँ पर जो आउटलेट जो बना है, तो ये नीचे जो है बॉटम पर ये पोर्शन पे यहाँ पर जो है मोल्टन एल्यूमिनियम जो है जमा होगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, जिसको आप यहाँ से बाहर जो है रिमूव कर सकते हो। तो ये आउटलेट फॉर द रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बनता है, जिसके अंदर जो है कैथोड जो है आपने ये स्टील वेसल जिसके अंदर जो है कार्बन लाइनिंग है, और उसके बाद जो है आपने इस कॉपर क्लैम्प के साथ में ग्रेफाइट रॉड्स जो है लगाया है। तो इस तरह से ये सिंपल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है। तो इसके अंदर जो है आप एल्यूमिनियम का जो है एक्सट्रैक्शन जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसके अंदर जब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर जो है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं, वो कार्बन के साथ में जो है रिएक्ट होकर ये जो है रिड्यूस होकर जो है एल्यूमिनियम के अंदर जो है कन्वर्ट होगी। और इस प्रोसेस को हम जो है नाम देते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हॉल हेराल्ड process. This is the electrochemical extraction, or sorry, this is called the electrolytic extraction of aluminium या electrolytic प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो है आप इसको नाम दोगे। और इस प्रोसेस का जो है नाम एक जो है लेबल किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो अब इसमें जो है रिएक्शन देखिए क्या होगी। मैं डायग्राम साफ कर देता हूँ, आप बुक में देख सकते हो। तो इसके अंदर जो Al2O3 हमने जो यूज़ किया है, तो कार्बन के साथ जो है वो रिड्यूस होगा। तो देखिए Al2O3, इसको जो है आप कार्बन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट होगा 3 नंबर्स ऑफ कार्बन, तो ये आपको मिलेगा 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2 प्लस 3 CO2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से जो है रिलीज़ होगी, और इस तरह से यहाँ पर जो है ये एल्यूमिना जिसको हम कह रहे हैं Al2O3, ये जो है कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम के अंदर। तो 10 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मास is carried out in an electrolytic cell using the carbon electrodes, and the oxygen liberated at the anode reacts with the carbon of anode producing carbon monoxide and carbon dioxide. This way each kilogram of aluminium produced about 0.5 kilogram of carbon anode is burnt away, and the electrolytic reactions are given in the cathode and anode। ये जो है हम यहाँ पर जो है इसको शो करेंगे। तो किस तरह से कैथोड और एनोड पर जो है रिएक्शन होगी। कैथोड पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन होगा, और एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ होगा। तो किस तरह से यहाँ पर जो है होगा, तो ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी वो कार्बन के साथ जो है मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म होगा। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज़ बर्नट अवे। 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 0.5 किलोग्राम कार्बन जो है ये एनोड पर जो है बर्न होगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होगी वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप देखिए कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो लेट अस सी द रिएक्शन ऑन द कैथोड। एट कैथोड
तो कैथोड के ऊपर आप देखिए कि रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम जो है Al3+ जो एल्यूमिना के फॉर्म में जो है मोल्टन मास के अंदर प्रेजेंट है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Al3+ मेल्ट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू एल्यूमिनियम। ये एक रिएक्शन आपके पास में होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में जो है आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी 2 रिएक्शन जो है एनोड पर होगी, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए एट एनोड 2 रिएक्शंस होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन सॉलिड प्लस O2- मेल्ट, कार्बन सॉलिड प्लस O2- मेल्ट, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एक रिएक्शन और होगी जिसके अंदर कार्बन सॉलिड 2O2- के साथ जो रिएक्ट होगा मेल्ट में एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको दिखता है कि कैथोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दिस इज़ रिडक्शन प्रोसेस, और एनोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो है जब दोनों को ओवरऑल रिएक्शन जब आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करना पड़ेगी। उसके हिसाब से आप जो है इन आयंस को जो है आप प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाकर जो है इस रिएक्शन को जो है बैलेंस कीजिए। अब देखिए एक और मेथड है जिसमें कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। तो लो ग्रेड ओर और स्क्रैप से जो है कॉपर को जो है किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक सिंपल प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपर इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। हाइड्रोमेटलर्जी जिसमें जो है वाटर यूज़ होता है, तो उसके ज़रिए से जो है आप यहाँ पर जो है कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। लो ग्रेड जो ओर्स होती है इट इज़ लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। तो जो कॉपर की ओर है उसकी जो है आप लीचिंग कीजिए जिसमें एसिड या बैक्टीरिया जो है यूज़ होता है। तो ये लो ग्रेड ओर्स को आप जो है हाइड्रोमेटलर्जी के ज़रिए से कॉपर में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा, द सोल्यूशन कंटेनिंग Cu2+ इज़ ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है आप स्क्रैप आयरन या हाइड्रोजन के साथ जो है इसको ट्रीट कीजिए। जो Cu2+ आयन जो है इसके अंदर बनते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cu2+ आयन को रिड्यूस कर देगा और इस तरह से जो है कॉपर बन जाएगा। तो Cu2+ एक्वियस प्लस H2 गैस गिव्स राइज टू Cu सॉलिड प्लस 2H+ एक्वियस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कॉपर जो है बनता है। तो दिस इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, जिसमें से 2 प्रोसेस आयरन और कॉपर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किया था, और अभी हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट किया जिंक और एल्यूमिनियम को। अब देखते हैं कि जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की जो स्टेप्स है उसके अंदर जो है कुछ और भी जो है मेथड्स होते हैं जिसको आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड भी जो है कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से कौन सी मेटल्स को किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसके अंदर जो है आप ध्यान रखिए कि बिसाइड्स द रिडक्शन सम एक्सट्रैक्शंस आर बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन, पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेटल्स। मेटल्स के लिए जनरली हम जो है रिडक्शन मेथड जो है कंसीडर करते हैं, जो कि अभी हमने स्टडी किया। अब कुछ नॉन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए ऑक्सीडेशन मेथड जो है यहाँ पर यूज़ होता है। अ वेरी कॉमन एग्जांपल of extraction based on the oxidation is the extraction of chlorine from brine, that is the chlorine जो आप ऑब्टेन करोगे तो वो ब्राइन सॉल्यूशन से जो ऑब्टेन होगा।
ब्राइन सोल्यूशन से जो है आप जो है क्लोरीन को ऑब्टेन करते हो और इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन मेथड जो है यूज़ होता है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि क्लोरीन इज़ अबंडेंट इन सी वाटर एज द कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि एक्वियस सोल्यूशन के अंदर जो है क्लोरीन प्रेजेंट होता है, उसको आप जो है वाटर के साथ जो है मिक्स कीजिए तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन जो है यहाँ पर जो एक्वियस मीडियम में है दैट इज़ कन्वर्टेड और लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो हम देखेंगे 2Cl- एक्वियस, 2Cl- एक्वियस प्लस 2H2O लिक्विड। यहाँ पर जो है आप वाटर के साथ जो इसको रिएक्ट कीजिए तो ये बनेगा 2OH- प्लस H2 गैस, 2OH- एक्वियस प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ब्राइन सोल्यूशन के ज़रिए से आप यहाँ पर जो है इस क्लोरीन गैस को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ये पूरा के पूरा प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेशन बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो डेल्टा G0 वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन हमने दिखाया है, द डेल्टा G0 वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज़ प्लस 422 किलो जूल्स। डेल्टा G0 वैल्यू प्लस 224 किलो जूल्स पर मोल है ये। अब इसमें जो है बात ध्यान रखना है कि व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू E0, अगर आप जो है इस डेल्टा G0 को जो है E0 में अगर कन्वर्ट करते हो, जैसे कि इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इस डेल्टा G0 वैल्यू को अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के अंदर जो है कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर जो है आपको E0 की वैल्यू मिलेगी -2.2 वोल्ट। तो E0 वैल्यू इज़ इक्वल टू -2.2 वोल्ट। तो आप यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के ज़रिए से डेल्टा G0 इज़ इक्वल टू -NFE0, तो आपके पास जो है डेल्टा G0 की वैल्यू है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ से जो है पिकअप कीजिए जो भी रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, और उसके बाद जो है फेराडेस कांस्टेंट जो है ये वैल्यू आप पुट कीजिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है आपको मालूम हो जाएगी। तो वो कैलकुलेट करने पर हमको ये वैल्यू मिलती है -2.2 वोल्ट। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम जो है मालूम कर सकते हो। तो नेचुरली it will require an external EMF that is greater than 2.2 वोल्ट। ध्यान रखिए कि नेचुरली हमको जो है इससे ज़्यादा जो है पोटेंशियल जो है लगने वाला है, ठीक, बट द इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायर्स एन एक्सेस पोटेंशियल टू ओवरकम सम अदर हिंडरिंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको जो है लगेगा ताकि कुछ दूसरी रिएक्शंस को जो है हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस को होने से हम जो है रोक सकें, इसलिए इससे ज़्यादा वोल्टेज जो है इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्लोरीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन आउट हाइड्रोजन एंड एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड एज द बाय प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 2OH- जो है एक्चुअली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनता है और साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस, ये जो है आपको बाय प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन के अंदर मिलती है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो कैरिड आउट। तो यहाँ पर जो है आप सोडियम क्लोराइड की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस भी जो है कर सकते हो मोल्टन फॉर्म में। यहाँ पे हमने जो है एक्वियस सोल्यूशन कंसीडर किया जिसको हम जो है ब्राइन सोल्यूशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप सोडियम क्लोराइड का मोल्टन मास भी लेकर जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, बट इन दिस केस सोडियम मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड एंड नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इतना होगा कि अगर आप जो है मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो उसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय आपको मिलेगा सोडियम मेटल, बस इतना फ़र्क होगा। बाकी सब कुछ वही प्रोसेस होगा जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर जो डिस्कस किया है। तो इस तरह से जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से आप जो है यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसके पहले हमने जो है स्टडी किया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग द मेटल विथ साइनाइड। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि लीचिंग जो है प्रोसेस में हम जो है गोल्ड और सिल्वर ख़ास तौर से जो है हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है साइनाइड आयन जो है रिक्वायर्ड होते हैं एंड दिस इज़
ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इस लीचिंग प्रोसेस के अंदर जो है ऑक्सीडेशन मेथड ही होता है, जिसके अंदर सिल्वर को आप जो है सिल्वर आयन में या गोल्ड को जो है आप गोल्ड आयन के अंदर जो है कन्वर्ट करते हो। तो लेट अस सी, Ag is converted into Ag plus. Ag is converted into Ag plus and Au is converted into Au plus। तो ये प्रोसेसेस भी आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीडेशन मेथड है, एंड दिस मेथड इज़ लेटर रिकवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ पर जो है आप डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए से इसको जो है रिकवर कर सकते हो। तो इसके अंदर जो रिएक्शन देखिए, गोल्ड को जो है आप साइनाइड आयन के साथ जो रिएक्ट कीजिए एक्वियस मीडियम में। तो लेट अस सी, Au प्लस साइनाइड 4 Au सॉलिड प्लस 8 Cn माइनस एक्वियस प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन भी जो है आपको यूज़ करना है O2 गैस। आप देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो गोल्ड है ये जो है साइनाइड आयन के साथ मिलकर जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा। तो AuCN2 एक्वियस, ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा गोल्ड का, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप इस गोल्ड का जो साइनाइड है इसको जो है किसी दूसरी मेटल के साथ जो है डिस्प्लेस कीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जिंक मेटल जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2AuCN2 प्लस Zn सॉलिड, ये जो है एक्वियस मीडियम में है। आप यहाँ पर जो है जिंक सॉलिड लीजिए, तो यहाँ पर आपको गोल्ड जो है मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और जिंक का जो है ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ZnCN4 2 माइनस जो है बनेगा ZnCN4 2 माइनस एक्वियस, ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर जो है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए से इसको जो है समझ सकते हो। आपकी बुक के अंदर भी जो है ये रिएक्शन जो है दी हुई है, तो बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लीचिंग के अंदर भी हमने इस चीज़ को जो है स्टडी किया है। तो इन दिस रिएक्शन जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है इस जिंक को जो है आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेटल जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कौन कौन से प्रोसेस है, अब एक लास्ट जो स्टेप होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग, और सिंपली इट इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस की जो तीसरी स्टेप है, ध्यान रखिए, पहली स्टेप में हमने कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस किया, फिर दूसरी स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमने डिस्कस किया, तो क्रूड मेटल वहाँ पर बनी। अब क्रूड मेटल बनने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन या उसकी रिफाइनिंग होती है। तो जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये एप्लीकेशन मैं हटा देता हूँ। अब हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज़ द थिंग बट रिफाइनिंग। तो आप अपने समझने के लिए जो है आप इसको प्यूरिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हो। रिफाइनिंग इज़ नथिंग बट प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल। तो डिफरेंट प्रोसेसेस से आपको जो मेटल मिल रही है उसको जो है रिफाइन करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो ध्यान रखिए, अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विथ सम impurities, and for obtaining metals of high purity several techniques are used depending upon the differences in properties of the metal and the impurity। और उसमें से जो है बहुत सारी जो है रिफाइनिंग के जो है प्रोसेसेस हैं, जिसमें डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो मैं यहाँ पर इसको जो है लेबल करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए डिस्टिलेशन, दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है लिक्वेशन, तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, चौथा प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद जोन रिफाइनिंग,
फिफ्थ प्रोसेस जो होगा दैट इज़ द वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। और सिक्स्थ जो मेथड है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर जो है हम रिफाइनिंग के जो है डिस्कस करेंगे। तो हम अभी जो है सिर्फ पहले तीन जो है मेथड्स दैट इज़ डिस्टिलेशन, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तीन मेथड जो हम स्टडी करेंगे। बाकी तीन मेथड जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट वन इज़ द डिस्टिलेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, लो बॉइलिंग मेटल्स जिसमें जिंक और मर्क्यूरी आपको मिलेगी। तो ये मेथड जो है डिस्टिलेशन का इन मेटल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल मेथड है। तो द इम्प्योर मेटल इज़ एवापोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज द डिस्टिलेट। तो यहाँ पर जो है आप इसको हीट करके जो है इन मेटल्स को जो है डिस्टिलेट के अंदर जो है कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए से आप इन मेटल्स को जो है क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड लिक्वेशन। तो लिक्वेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, टिन मेटल जो है तो एक जो है इस तरह से देखिए स्लोपिंग सरफेस होती है और यहाँ पर जो है एक विंडो बनी होती है लाइक दिस, और इसमें जो है जाली जैसा बना होता है प्रोविज़न। और इसको जो है यहाँ पे जो मेटल होती है वो मेटल का चार्ज यहाँ पर देते हैं और इसको जो है इस तरह से यहाँ पे इसको जो है हीट करने का जो है प्रोविज़न होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप लिखिए हीटिंग, और ये स्लोपिंग सरफेस है। तो क्रूड मेटल आप यहाँ पर जो है इस पर जो है पुटअप कीजिए। हीट होने की वजह से क्या होगा कि ये मेटल जो है मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद जो है ये मेटल यहाँ से ये जो जाली में से जो है यहाँ पे कलेक्ट होगी। तो दिस इज़ प्योर मेटल एंड दिस इज़ इम्प्योर मेटल। और जो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर जो है रुक जाएगी। ये एक स्क्रीन होती है, दिस इज़ अ स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पर जो है इम्प्योरिटीज़ जो है रुक जाएगी और ये मेटल जो है मोल्टन फॉर्म में जो है यहाँ पर जो है कलेक्ट होगी, जिसको आप जो है प्योर मेटल कहेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम जो है लिक्वेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इन दिस वे इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो हायर मेल्टिंग होती है, इसलिए जो है यहाँ पे जब आप हीट करते हो तो सिर्फ लोअर मेल्टिंग जो मेटल होती है वो सिर्फ मेल्ट होकर यहाँ से बाहर निकलेगी, और इस स्क्रीन पर जो है हाई मेल्टिंग जो है इम्प्योरिटीज़ होती है वो यहाँ पर जो है रुक जाएगी। और इस तरह से इस मेटल को जो है आप प्यूरिफाई कर सकते हो, इसकी रिफाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद जो है तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए से हम मेटल्स को जो है किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे। तो लेट अस सी इसका जो है क्या प्रिंसिपल है। थर्ड जो मेथड दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखिए इसके अंदर जो क्या होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम देखेंगे कि इम्प्योर मेटल इज़ मेड टू एक्ट एज एनोड, और प्योर मेटल को आप जो है कैथोड बनाएंगे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सिंपल प्रोसीजर है वही यूज़ होता है। इसकी डिटेल जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में बाकी के मेथड्स के साथ जो अटैच करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको स्टॉप करते हैं। बाकी के जो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है और इसके बाद जो जोन रिफाइनिंग होगा, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, वो सब हम जो इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।